आइए क्लास 12th का लाइट से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चैप्टर है, लाइट का पहला चैप्टर है, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हल नहीं है, उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है यहाँ पे जो है आंकिक प्रश्न है, 24 नंबर से शुरू है। यहाँ पे आंकिक प्रश्न 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो वायु में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर इन्हीं प्रश्नों के नीचे लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो अपवर्तनांक दिया हुआ है, n बराबर दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है प्रकाश की चाल, प्रकाश कांच में प्रकाश की चाल, तो जी का मतलब ग्लास, कांच में प्रकाश की चाल कितनी दी हुई है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हमें इस प्रश्न का आंसर निकालना है वायु में प्रकाश की चाल निकालना है एयर में। फार्मूला होता है n बराबर c/v। ठीक है ना। तो यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल, तो ये जो c है हमारा वायु में प्रकाश की चाल है, और ये अन्य माध्यमों में प्रकाश की चाल होती है v। ठीक है, n क्या है, अपवर्तनांक। तो हमें ये वायु वाला निकालना है। फार्मूला हमारा ये होता है, तो हम इसी फार्मूले को ट्रांसफर करके इस तरह लिख देंगे, n = c एयर अपॉन c ग्लास। ठीक है ना। तो हमें एयर वाले प्रकाश की चाल निकालना है, तो इम्प्लाइज दैट n का cg में तिर्यक कर देंगे गुणा, तो ca बराबर हो जाएगा ca बराबर n × cg, ये फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से c एयर, या हम cg को v भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना। n का मान कितना है, 1.5 × इसके बाद जो है cg का मान कितना है, यहाँ पे 2 × 10⁸। तो ये हो जाएगा 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.0 हो जाएगा, 15 दूनी 30 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो 3.0 लिखिए, या तो इसको पूरा 3 ही लिख दीजिए, दोनों सही है। ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए। ठीक है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये पहले प्रश्न का जो है आंसर हो गया। तो हमारा प्रकाश की चाल किस में आ गई, हवा में प्रकाश की चाल हो गई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से पहला प्रश्न हो गया 24 नंबर का। इसके बाद अगला 25 नंबर का प्रश्न है, निर्वात में एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। अभी प्रश्न में आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो, कांच का, ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है ना। तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, तो किसका मान पूछ रहा है, लैम्डा जी का, मतलब तरंग दैर्घ्य ही पूछ रहा है, लेकिन कहाँ पे पूछ रहा है, कांच में, ग्लास में। ठीक है ना। तो और वैक्यूम में तरंग दैर्घ्य कितनी है, वैक्यूम कहिए, निर्वात एयर मतलब जहाँ पे हवा नहीं है, निर्वात का मतलब ये। तो फार्मूला हमारा होता है लैम्डा जी बराबर लैम्डा ए अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे n अपवर्तनांक। ये सूत्र हम लगा देंगे, ये हमारे प्रकाश के चैप्टर में, फिजिक्स में, इसी चैप्टर में फार्मूला होता है। ठीक है ना। तो लैम्डा जी चलिए यहाँ लगा देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जगह खाली है, तो लैम्डा जी बराबर हो जाएगा, लैम्डा ए का मान कितना दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, अपान अपवर्तनांक दिया है 1.5। इस तरह से लैम्डा जी बराबर, इसका दशमलव हटाएंगे तो एक अंक बाद दशमलव है, तो 10 का यहाँ गुणा करेंगे हर में, तो अंश में भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 6000 एंगस्ट्रॉम अपान 1.5 × 10/10। आंसर में दोनों में 10 का गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 6000 × 10 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 से भाग दे देंगे इसे, 15 चौको 60, भाग में जाए 2 बार लघुम शिखर हो जाएगा, तो ये कट गया, 400 आ गया। 400 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम आ गई। तो ये इसका जो है आंसर हो गया। तो ये प्रश्न नंबर 25 का आंसर हो गया। पहले यहाँ से नोट करिए, फिर यहाँ से इस तरह नोट कर लीजिए। ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक कर दें
और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे जो भी लिखना हो, जो भी उचित लगे आपको कि कैसे वीडियो है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है ना। अगला 26 नंबर है प्रश्न। अच्छा 25वां नंबर प्रश्न मैंने अभी आप लोगों को दिखाया नहीं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे, ये है 25वें नंबर का प्रश्न। निर्वात में एक वर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, ये है। तो इसी प्रश्न को मैंने अभी बता दिया। अगला 26 नंबर का है 26 नंबर प्रश्न। किसी एक वर्णीय प्रकाश की वायु में तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम तथा जल में तरंग दैर्ध्य कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम। निम्न की गणना कीजिए। पहले नंबर में निकालना है प्रकाश की आवृत्ति और दूसरे नंबर में जल में प्रकाश की चाल। तो हम पहले लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है हमारे यहाँ प्रश्न। लेमडा ए बराबर कितना दिया हुआ है, 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। इसके बाद जल में तरंग दैर्ध्य कितना दिया है, लेमडा डब्लू, वाटर में तरंग दैर्ध्य दिया है प्रकाश की 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो है पहले नंबर में निकालना है प्रकाश की आवृत्ति। क्या निकालना है, प्रकाश की आवृत्ति। आवृत्ति को म्यू से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं इसी बुक में जैसे मान लीजिए एन से भी कहीं कहीं व्यक्त किया है, तो हम म्यू ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एन से किसको व्यक्त कर रहे हैं, एन से हम व्यक्त कर रहे हैं अपवर्तनांक को, इसलिए दूसरा भौतिक संकेत ले लेते हैं म्यू। तो यहाँ पे म्यू बराबर होता है, प्रकाश की आवृत्ति निकालना है तो सूत्र होता है प्रकाश की आवृत्ति म्यू बराबर प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य कहे में, ये इसको हम तरंग दैर्ध्य यहाँ पे मीटर में रखेंगे। क्यों मीटर में रखेंगे, क्योंकि यहाँ प्रकाश की चाल जो है ना मीटर में ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ये इतनी होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम तो इसको यहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸, ये इसको आप याद रखिए मीटर प्रति सेकंड होती है, अपान यहाँ पे हवा में तरंग दैर्ध्य कितनी है, दैर्ध्य है 6000 एंगस्ट्रॉम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये लेमडा ए होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 6000। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड होता है यहाँ पे, और ये एंगस्ट्रॉम में है, इसलिए इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ये हमारा फार्मूला होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, इतना होता है। तो 6000 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो जाएगा, 6000 × 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 3 × 10⁸ बटे 6000 × 10⁻10, तो ये कहाँ में बदल गया, मीटर में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए मीटर प्रति सेकंड बटे मीटर, तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, सेकंड इनवर्स। आवृत्ति का मात्रक भी सेकंड इनवर्स ही होता है, समझ गए ना। ये भी तो यहाँ से मात्रक भी निकल आएगा, या मात्रक याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसको लिख देंगे 3 × 10⁸। देखिए हल कैसे करते हैं, 6000 को हम लिख देंगे 6 × 10⁻3 × 10⁻10। 6000 को हमने लिख लिया 6 × 10 6 × 1000, 1000 को 10⁻3 लिख सकते हैं। तो 10 घाते ये भी 10 है, ये भी 10 है आधार में, तो 3 में से 10 घटा दीजिए, गुणा करने पर घाते जुड़ जाएंगे, तो लेकिन यहाँ माइनस लगा है, तो 3 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ से काट दीजिए, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो है हमारा म्यू बराबर हो जाएगा, म्यू बराबर 1/2 × 10⁸ बटे 10⁻⁻ का कितना 7 हो जाएगा। 3 में से 10 घटा देंगे, अब ये 10⁻⁻7 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये इसमें इसका भाग दे दीजिए, या ऐसा करिए 10 8 यहाँ से ले लीजिए, तो 1 × 1 10 यहाँ से ले लेंगे तो 10 × 10⁻, ये 7 बच जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो × 10⁻7 ये भी हो जाएगा। बटे कितना लगा है 2, 2 से 10 को काट दो, 2 × 5 = 10, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻7 7 कितना 14 सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से इसकी आवृत्ति आ गई, प्रकाश की आवृत्ति आ गई। पहला आंसर 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, या सेकंड इनवर्स भी होता है, समझ रहे हैं ना। तो या इसको ये भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻14, इसका मात्रक हर्ट्ज भी होता है आवृत्ति का, तो इस तरह हर्ट्ज भी लिख सकते हैं।
तो ये इसका आंसर पहले वाले का हो गया। ठीक है, अगला दूसरा नंबर में क्या निकालना है? जल में प्रकाश की चाल। प्रश्न मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया है। जल में प्रकाश की चाल निकालना है। तो जल में प्रकाश की चाल मतलब हमें क्या निकालना है? CW, स्पीड इन वाटर। ठीक है ना, तो CW बराबर हो जाएगा CW बराबर C/N। अब ये N क्या है? जल का अपवर्तनांक। तो जल का अपवर्तनांक N बराबर होता है 1.33। ये याद रखिए, जल का और कांच का अपवर्तनांक याद रखिए, दो चीजों का। और ये C क्या है? प्रकाश की चाल हवा में या निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल डायरेक्ट में मान रख रहा हूँ, ठीक है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मात्रक नहीं लिखेंगे क्योंकि मान लिख रहे हैं। अपवर्तनांक 1.33 में 3 का भाग देंगे ना, तो भाग ऐसे दे लीजिए 1.33 भागे 3, ऐसा भाग दे लीजिए। ठीक है ना, या ऐसे नहीं आ रहा है समझ में दशमलव वाला, तो फिर यहाँ 100 का गुणा कर दें, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लगा, तो 100 का गुणा करेंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ भी 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो फिर यहाँ हो जाएगा 300, इसका दशमलव हट जाएगा तो 133 से 3 में भाग देंगे तो लगभग ये आएगा भागफल 2.25। भाग दे लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से जल में प्रकाश की चाल आ गई 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, मैं हल कर रहा हूँ। किसी पदार्थ में एक प्रकाश तरंग की आवृत्ति, कोई पदार्थ है और एक प्रकाश तरंग की आवृत्ति कितनी है? 4 × 10⁻⁴ हर्ट्ज तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान कितना है? 5 × 10⁻⁷ मीटर है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा? n का मान पूछ रहा है। म्यू दिया है और लैम्डा दिया है और n का मान पूछ। पहले हम लिख लेते हैं जो जो दिया है हमारे प्रश्न में। आवृत्ति दी हुई है 4 × 10⁻⁴ हर्ट्ज। HZ से हर्ट्ज को लिखते हैं तो 60 में ऐसे लिख दिए। ठीक है ना, ये इस तरह से। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान दिया हुआ है 5 × 10⁻⁷ एंगस्ट्राम। नहीं, ये एंगस्ट्राम में नहीं दिया, मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, जो है ये हर्ट्ज दिया है, यहाँ कोई मीटर वाला तो मात्रक है नहीं यहाँ पे, तो हम मीटर को पहले काहे में बदल लें? एंगस्ट्राम में, क्योंकि तरंग दैर्ध्य है। ठीक है ना, तो अभी मैंने यहाँ पे सूत्र बताया था कि 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻10 मीटर को इसके बटे में ले आएंगे, अब फिर ये 10⁻10 को ऊपर ले जाएंगे तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10⁻10 मीटर, अर्थात 10⁻10 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये बदल जाएगा एंगस्ट्राम में। ये यहाँ पे मात्रक मैंने लिखा था, तो बदल के ऐसे इधर से तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ × 10⁻10, ये हो जाएगा एंगस्ट्राम। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं तो 5 × आधार बराबर है तो 10 में से 7 घटा दीजिए तो 10⁻³ कितना? 3 एंगस्ट्राम। ये इस तरह से लैम्डा हमें निकालना है जो है अपवर्तनांक। हमें यहाँ n का मान निकालना है, n का मान निकालना है। ठीक है ना, तो n बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ पे n बराबर C/V, जहाँ C क्या है? प्रकाश की चाल, और V क्या है? जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल निकालना हो तो वो V है। ठीक है, यहाँ पे तो हम पहले क्या निकाल लें? हमें प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ पता है, लेकिन V नहीं पता है। तो ठीक है ना, तो V को हम इसके लिए निकाल लेते हैं किसी पदार्थ में। ये 27 नंबर में करा किसी पदार्थ कोई भी, हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो हम फार्मूला एक जानते हैं, V बराबर किसी पदार्थ में प्रकाश की चाल V बराबर आवृत्ति अगुणे तरंग दैर्ध्य। ये V बराबर म्यू × लैम्डा, ये हम सूत्र जानते हैं। ठीक है ना, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए इसको। ठीक है, म्यू का मान कितना है यहाँ पे हमारा? 4 × 10⁻⁴ गुणे लैम्डा का मान कितना है? 5 × 10⁻3। अब इसको हम हल कर लेंगे तो 4 × 5 = 20 गुणे 10⁻⁻, तो 10⁻³ कितना हो जाएगा? 7। सार्थक अंक में अगर हम लिखना चाहें तो 20 को लिख सकते हैं 2 × 10, और 2 × 10 का मतलब 10⁻1 और 10⁻7, 10⁻1 और 10⁻7 मिला कितना हो जाएगा? 10⁻8, और इसको यहाँ 2 लिख देंगे तो हमारा हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो ये प्रकाश की चाल उस पदार्थ में हो गई 2 × 10⁸। ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना? अब इसके बाद हम डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे।
मैं ये सूत्र इसलिए पहले से लिख दिया हूँ कि हमें क्या क्या यहाँ दिया है, क्या निकालना है, हमें तो n निकालना था, c तो हमें पता है, v नहीं पता था, इसलिए हमने v निकाल लिया यहाँ पे। तो यहाँ प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ बटे v का मान आ चुका है 2 × 10⁸ 10⁸ को 10⁸ से काट दीजिए तो यहाँ बन जाएगा 3/2 और 2 से भाग देंगे, 2 से हम भाग देंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 1.5। तो इस प्रकार से उस पदार्थ का अपवर्तनांक हमारा हो गया 1.5। तो इस तरह से ये 27वां प्रश्न हो गया। एक बार देख लीजिए यहाँ से शुरू से 27वां प्रश्न ये ऐसे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। का प्रश्न है, यह कक्षा 12 की फिजिक्स का प्रकाश से संबंधित जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसी के प्रश्न है, आंकिक प्रश्न जो हल नहीं है। बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्पल में लगे हैं, लेकिन एग्जाम्पल वाले आप लोग देख लीजिएगा, बुक से समझ लीजिए कि चूंकि ये हल नहीं है इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगला 28वां नंबर है, पानी से भरे तालाब को एक आदमी ऊर्ध्वाधर दिशा में देख रहा है, यदि उसे तालाब की गहराई 100 डेसीमीटर प्रतीत हो। तो ये 28 नंबर के प्रश्न में हमारा दिया हुआ है, तालाब की दी है गहराई, क्या गहराई दी है, तालाब की गहराई 100 डेसीमीटर प्रतीत हो, प्रतीत हो का मतलब आभासी गहराई दी है, तालाब की आभासी गहराई कितनी दी हुई है 100 डेसीमीटर, डेसीमीटर इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम पहले मीटर में बदल लेते हैं। तो 1 डेसीमीटर बराबर कितना, 1/10 मीटर या 0.1 मीटर। तो हम इसमें 10 का भाग दे दें तो ये मीटर में बदल, 100/10 कहीं बदल गया ये मीटर में, तो 10 से काटेंगे तो 10×100 इतने मीटर, मतलब तालाब की आभासी गहराई है जो वो 10 मीटर है। तो हमें क्या निकालना है, तालाब की वास्तविक गहराई, 60 में से लिख देता हूँ, वह बना के 0, वास्तविक गहराई निकालना है, ये हमें निकालना है। तो हमारा एक अपवर्तनांक यहाँ पर दिया हुआ है, यानी का मान कितना दिया हुआ है 4 का अपवर्तनांक, ये जल का अपवर्तनांक है, किसका अपवर्तनांक है, जल का। अपवर्तनांक n बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो n का मान कितना दिया हुआ है 4/3 इंटू वास्तविक गहराई हमें निकालना है, वास्तविक गहराई 60 में लिख दिया, ऊपर लिखा है समझ लीजिए। आभासी गहराई कितनी दी है 10, तो ये 10 का इधर कर देंगे तिर्यक गुणा 4 में पहुंच जाएगा, तो वास्तविक गहराई बराबर हो जाएगा 4 × 10/3। तो वास्तविक गहराई बराबर हो जाएगा 4 × 10/3। तो 4 × 10 का मतलब 10 को 40/3, भाग देंगे इसका तो 3 × 1 = 3, 3 × 9 और फिर 3 3 ये दशमलव लगा के आता रहेगा, तो 13.33 मीटर इतनी जो है गहराई हो जाएगी हमारी, किसकी, तालाब की वास्तविक गहराई। तो इस प्रकार से 28वें प्रश्न का आंसर हो गया। अगला 29 नंबर का प्रश्न है, एक मछली उड़ते हुए पक्षी को पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर ऊपर देखती है, ठीक है, तथा पक्षी देखता है कि मछली पानी के तल से 30 सेंटीमीटर नीचे है, यदि ANW मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है ना, जो पहले लिखा हो सापेक्ष, जो बाद में लिखा हो तो उसका अपवर्तनांक है। वायु ए का मतलब एयर, डब्ल्यू का मतलब वाटर, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो पानी के ऊपर पक्षी की वास्तविक ऊंचाई तथा पानी के नीचे मछली की वास्तविक गहराई क्या है। तो इसमें 2 आंसर आएंगे, आंसर भी यहाँ पहले से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस सवाल को मैं हल कर देता हूँ, देखते हैं। पानी की सतह है, ठीक है ना, पानी की सतह, थोड़ा समझ लीजिए सवाल को, तो जब समझ में, और ये पक्षी यहाँ पे उड़ रहा है मान लीजिए, ठीक है ना, ये नीचे जल भरा हुआ है, ठीक है, ये तालाब है कोई, है ना। तो उड़ते हुए पक्षी को पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर ऊपर देखती है, मछली यहाँ पर है, यहाँ पर जो है मछली है, और कितने मीटर देखती है इसको ऊपर, 30 सेंटीमीटर ऊपर देखती है, ठीक है ना, पक्षी को, तथा पक्षी देखता है कि मछली पानी की तल से 30 सेंटीमीटर नीचे है, और ये पक्षी ये देख रहा है कि मछली 30 सेंटीमीटर नीचे है पानी के तल से, इस तरह 30 सेंटीमीटर नीचे है, मतलब यहाँ पे मछली है ना, इस तरह यहाँ पे मछली है, पक्षी देखता है। यदि ANW
एन डब्ल्यू बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4/3। ये एन डब्ल्यू का मान 4/3 दिया हुआ है। तो पानी के ऊपर पक्षी की वास्तविक ऊंचाई, पानी के नीचे मछली की वास्तविक गहराई क्या होगी। तो हम पहला आंसर निकाल लेते हैं। पानी के ऊपर पक्षी की वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, पानी के तल से पक्षी जितना ऊपर है तो h बटे अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना ऊंचा है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 बटे एन डब्ल्यू का मान कितना है 4/3, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर गुणे में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये भाषा यही लिखना है 30 गुणे 3/4, तो 30 3 90 बटे कितना 4, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटाएंगे 1, उतार लिया 0 का, बन गया 10, तो फिर 4 दूनी 8, दशमलव लगाइए और 10 में से 8 घटाइए 2 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो इस तरह से पानी के ऊपर पक्षी की वास्तविक ऊंचाई जो है ना, पानी के तल से वास्तविक ऊंचाई 22.5 सेंटीमीटर होगी, समझ रहे हैं ना, ये इस तरह से। और अगला आंसर यहाँ पर जो है, पानी के नीचे मछली की वास्तविक गहराई, पानी के नीचे मछली की वास्तविक गहराई, तो पानी के तल से मछली जितना है वो गहराई, वो h है, वो भी 30 ही है। अब बटे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा अपवर्तनांक, इसका बदल जाएगा, ये हो जाएगा NWA, है ना, यहाँ पर NWA हो जाएगा, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो हो जाएगा ना ये बटे में, h के बटे में, ये हो जाएगा WNA, मतलब पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, उल्टा हो जाएगा। तो जब WNA लिख देंगे तो ये जो यहाँ पे लिखा था ना हमारा 4/3, तो WNA बराबर हो जाएगा, पलट जाएगा 3/4 हो जाएगा, ये तो ये मान रखा जाएगा भाई। अब क्या निकालना है हमें, मछली की वास्तविक गहराई, तो कौन देखेगा, पक्षी ऊपर से देखेगा, ठीक है ना, तो पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, पक्षी देख रहा है ना ऊपर हवा से, इसलिए तो इसका हो जाएगा h का मान 30 ही है, और WNA का मान कितना हो जाएगा 3/4, तो 4 उठ करके ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से यही हल किए दे रहे हैं। चलिए, तो 30 गुणे 4/3, इसको काट दीजिए, 3 दहम 30 और 10 चौको 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 40 सेंटीमीटर नीचे गहराई पर मछली है, तल से, पानी के तल से कितनी गहराई पर है, 40 सेंटीमीटर गहराई पर है, ठीक है ना। तो ये दूसरा आंसर हो गया। अगला 30वां प्रश्न है, देखिए 30वें में जो जो दिया है तो वो मैं पहले लिखे दे रहा हूँ, फिर इसके बाद प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ANG बराबर 1.667, मतलब हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ANW हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 1.333, इतना दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद चलिए पढ़ लेते हैं सवाल को थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा कांच यन की प्लेट, कांच यन का मान इतना दिया कि प्लेट में चलती हुई प्रकाश किरण जल का अपवर्तनांक कितना है, पर आपतित होती है, किस आपतन कोण पर प्रकाश ऊर्जा पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। साइन है 0.7996, आंसर आ रहा है 53.1 अंश इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर से नहीं है कि आंसर आ रहा है तो ऐसे रख देंगे, हल तो करना ही पड़ेगा। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो हम पहले निकाल लेते हैं WNG, ठीक है ना। तो भाई क्या कह रहा है सवाल में कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक कितने कि प्लेट में चलती हुई प्रकाश की किरण जल में पर आपतित हो रही है। कांच से प्रकाश की किरण कांच से कहाँ गिर रही है, कांच से जल में जा रही है, ठीक है ना। तो कांच से जल में जा रही है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
भाई कहाँ से जा रही है, कांच से जल में जा रही है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो WNG बराबर, इसका फार्मूला हो जाएगा WNG बराबर, जो बाद में हो उसको अंश में लिखा जाता है, जो पहले हो उसको हर में लिखा जाता है। ये ट्रिक याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा ANG, ये बाद में है ना जी, तो ये इसको ऊपर अंश में लिखेंगे। अब बटे ये पहले है तो ANW, इन दोनों का मान दिया हुआ है तो मान रख देते हैं। तो WNG इसका मान दिया है 1.333 बटे ANW का मान दिया है 1.667। 3 अंक बाद दशमलव, तो दशमलव हटा देंगे तो 1333 बन जाएगा ये, और ये हमारा बन जाएगा 1667 बन जाएगा। जब इसका इससे भाग देंगे तो भाग दे के देख लीजिएगा, तो इसका भाग देने के बाद जो मान आएगा ना वो आएगा 0 भाग आप लोग दे लीजिए, याद आएगा। अगर मैं भाग देने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो भाग देने के बाद आएगा 7996, 7996 इतना भाग देने के बाद आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, कोण आपतन कोण के बराबर हो जाता है जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, चूंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होता है, C बराबर क्रांतिक कोण C बराबर आपतन कोण I, ये होता है। इसका प्रयोग करेंगे अभी हम, ठीक है ना। एक हमारा फार्मूला होता है 2n1 बराबर साइन C, ये एक फार्मूला होता है। 2n1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब पहला माध्यम और 2 का मतलब दूसरा माध्यम, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला है, उसी में तो निकाला है, जिसे इसको 2 मान ले, इसको 1 मान ले, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तन, दूसरा माध्यम का मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसी के सूत्र के सहारे से हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, WNG मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये हो जाएगा साइन C, ठीक है ना। यहाँ सवाल को थोड़ा समझना है, कठिन नहीं है, थोड़ा समझना है, बस हो गया। हम साइन को इधर ले जाएंगे, या पहले इसका मान ही रख दीजिए, ठीक है ना। तो इसका मान कितना आया था हमारा, ये आया था 0.7996। साइन को इधर ले आइए, तो जब साइन को दूसरी तरफ लाते हैं तो साइन में एक चिन्ह लग जाता है जिसको बोलते हैं इनवर्स। जो मैथ पढ़ रहे हैं इंटर में वो समझ रहे हैं इनवर्स क्या है, इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो ये C बस यहाँ बचेगा, तो साइन इनवर्स। अब अभी प्रश्न में हमने देखा था कि 0.7996 का मान दिया हुआ है, ये यहाँ पे देखिए 0.7996 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये साइन 53.1 अंश। तो हम इसकी जगह उठा के साइन 53.1 अंश लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं, इसकी जगह हो जाएगा, इसको C को इधर रख लेते हैं, इसको पूरा इधर रख देते हैं, तो C बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, और इसका मान रख देते हैं साइन 53.1 डिग्री। ये अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से साइन इनवर्स से साइन हटा देते हैं। देखिए एक सूत्र होता है हमारा, एक क्या सबके लिए सूत्र होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा बस केवल, समझ रहे हो ना। ये किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए होता है, साइन कास टैन सेक का सेक काट के लिए। तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर, तो केवल थीटा लिखते हैं, तो साइन इनवर्स साइन थीटा की जगह 53.1 अंश लिखा हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा C बराबर 53.1 अंश। ये इस तरह से हमारा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अर्थात ये हमारा कोण आ गया 53. ये हमारा C किसके बराबर है, यहाँ पे अभी मैंने लिखा था, ये C किसके बराबर है, आपतन कोण I के बराबर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो हम C की जगह उठा के क्या रख देंगे, C बराबर I है, तो C की जगह उठा के क्या रख देंगे, I। तो इस तरह से हमारा आपतन कोण 53.1 अंश आ गया। यही हमारा आंसर है, यही पूछ रहा था आपतन कोण, ठीक है ना। 0.2 मीटर त्रिज्या वाले एक बड़े जार में तली से 0.1 मीटर ऊंचाई तक ग्लिसरीन, जिसका अपवर्तनांक 1.4 है, भरी जाती है। जार की तली के बीच में एक छोटा प्रकाश छिद्र स्रोत रखा है। ग्लिसरीन के तल पर वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे प्रकाश बाहर निकलता है। तो आइए मैं इसका चित्र बना के समझाता हूँ थोड़ा सा। ये इस तरह का थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं तो समझ। इसकी त्रिज्या कितनी है, देखिए यहाँ से छिद्र है एक पतला पतला छोटा सा, एकदम से छोटा सा पतला सा छिद्र है, तो इसकी त्रिज्या है 0.2 मीटर।
और इसमें ग्लिसरीन भरी हुई है। कितनी ग्लिसरीन भरी हुई है? 0.1 मीटर ऊंचाई तक ग्लिसरीन भरी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे और ग्लिसरीन का अपवर्तनांक कितना है? यहाँ पे ग्लिसरीन का अपवर्तनांक है 1.4, ये अपवर्तनांक हो गया। और ये H दिया हुआ है 0.1 मीटर और ये R दिया हुआ है 0.2 मीटर, ये इतना दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है क्या है, जार की तली के बीच में एक छोटा सा प्रकाश जिससे ग्लिसरीन के तल पर वह क्षेत्रफल ज्ञात की जिससे प्रकाश बाहर निकल रहा है। हमें क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये इस छिद्र का कि कितना क्षेत्रफल है, ठीक है ना। यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो देखो यहाँ से प्रकाश की किरण जो है, जैसे मान लीजिए एक प्रकाश की किरण यहाँ मान लेते हैं, एक प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे मान लेते हैं। तो प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रकाश निकल रहा है इधर को, ऐसे इस तरह प्रकाश निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या एक जो है यहाँ पे हम क्या खींच दें, ये जो इसको मान लेते हैं अभिलंब यहाँ पे प्रकाश की किरण से। तो ये क्या हो जाएगा? आपतन कोण आई हो जाएगा, ठीक है। आपतन कोण आई हो जाएगा और यहाँ पे एक बनेगा समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 अंश बनेगा, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज। तो ये आपतन कोण आई, तो ये 90 के सामने भुजा ये कर्ण हो जाएगी, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। अब कोण के सामने भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी, ठीक है ना। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो तीसरी भुजा बचती है वो आधार होती है, ठीक है ना, ये समझ रहे बात को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ अपवर्तनांक कितना है? अपवर्तनांक है हमारा इसका 1.5। तो हम सीधे आपतन कोण आई और देखें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर जो है क्या कितने अंश का कोण बन जाएगा? यहाँ जो ये आगे बनेगा ना, तो यहाँ 90 अंश ये कोण बनेगा यहाँ, ठीक है ना, 90 अंश का कोण बनेगा। तो इसको हम रख देंगे 1.5 साइन आई बराबर 1 गुणे साइन 90, यहाँ से ये 90 थीटा रख लेंगे इसका, ठीक है ना, ये फार्मूला। तो इससे साइन आई बराबर हो जाएगा, साइन आई बराबर साइन 90 का मान कितना होता है? 1, यहाँ भी 1, तो 1 का गुणा कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो 1/1.4 गुणे में है तो यहाँ ले जाएंगे 1.4, ये बटे में आ जाएगा, ठीक है ना। और देखिए √2 का मान कितना होता है? 1.414, ये √2 का मान होता है। तो यहाँ पर 1.4 ही दिया है, तो हम इसकी जगह उठा के 1.4 2 अंक जैसे ना ले, तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 1/√2 ये मान रख देंगे। अब हम त्रिकोणमिति के सारणी में जानते हैं कि 1/√2 साइन कितने अंश का मान है? 45 अंश का। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 45 अंश। ये साइन आई लिखा है, ठीक है ना। आप इनको साइन से साइन हटा देंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 45 अंश। मतलब यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है हमारा? ये आपतन कोण 45 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है ना। तो हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज इसमें ले लेते हैं पहले, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में ले लेते हैं। तो यहाँ से tan थीटा, थीटा का मतलब आई, तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो लंब यहाँ पे कितना है? ये वाली भुजा, इस भुजा को हम मान लेते हैं जो है यहाँ पे कहीं यहाँ से आपतित होगा, ठीक है। ये पूरा ये ले लिया गया है, देखिए कहीं ये तो 0.2 थी, लेकिन यहाँ से नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से भी तो आएगा, तो ये यहाँ पे ये ऐसे यहाँ से भी एक लंब रेखा पड़ेगी, तो इसको बीच की दूरी हम मान लेते हैं x, ये यहाँ पे। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा? x बटे आधार, ये ऊंचाई कितनी है? 0.1 मीटर है, ठीक है ना। और tan आई का मान कितना है? 45 अंश, अभी निकाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 45 tan 45 बराबर x बटे 0.1, tan 45 का मान कितना होता है? 1 बराबर x बटे 0.1, इसका कर देंगे तिर्यक गुणा, तो x का मान हो जाएगा हमारा 0.1। अब हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल, उस छिद्र का क्षेत्रफल। तो छिद्र हमारा किस तरह होगा? यहाँ पर सर्किल के आकार का होगा क्षेत्र, वो छिद्र। तो क्षेत्रफल ए बराबर, तो सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो यहाँ से इतने से ये यहाँ से इतना प्रकाश, ये भी यहाँ यक्स होगा, तो यक्स का मान आ चुका है। तो पाई का मान कितना है? 3.14 गुणे आर का मान 0.1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका होल ऑफ स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 3.14 गुणे इसका 0.01। अब गुणा करेंगे तो इसका गुणा करने के बाद आएगा 0.0314। तो इस तरह से ये कहे में हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया।